हेलो। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कई वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है। ये वेरिएबल्स उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी हो सकते हैं। मोशन लाइफ में हर जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बॉल को कैच करते हैं, या जब आप उस बॉल को थ्रो कर देते हैं, या फिर जब आप एक डोर को ओपन करते हैं, या फिर जब आप उसे बंद कर देते हैं, या फिर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं या उसे अपने से दूर पुश कर देते हैं। तो हर केस में कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस मोशन का कॉज क्या है। मेरी बॉडी में जो मसल्स हैं, मैंने उनसे एक पुशिंग या पुलिंग एक्सर्शन किया जिसकी वजह से ये मोशन हुआ। इस पुश या पुल को, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। बट वेट, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बॉल है, ये मेरे रिलेटिव अभी स्टेशनरी है, यानी कि ये रेस्ट पे है। पर अगर मैं इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करूं तो अब ये मोशन में आ जाती है। तो क्या ज़रूरी है कि फोर्स एक्सर्ट होने के लिए कोई ना कोई स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा हो? इस दीवार को अगर मैं धक्का देने का ट्राई करूं, दीवार तो हिली नहीं, पर क्या इसका ये मतलब है कि कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ? तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स एक्सर्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स का मोशन हो। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर ऑब्जेक्ट में मोशन चेंज नहीं होगा। सबसे पहला एग्जांपल है इस क्ले का। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पीस ऑफ क्ले का शेप रफली स्फेरिकल है। तो अब अगर मैं इस पे टेबल पे रख के एक फोर्स अप्लाई करूं तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं अपने हाथ से इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो हमने देखा कि इसमें कोई मोशन नहीं हुआ, पर इस पीस ऑफ क्ले का शेप पूरी तरह चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल हो सकता है ऑब्जेक्ट के शेप चेंज होने का, ये स्प्रिंग। इसको हम अगर एक पुलिंग फोर्स लगाएं अपने हाथ से, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका शेप चेंज हो रहा है, यानी कि इसका लेंथ बढ़ रहा है। सो इट कैन चेंज द शेप ऑफ द स्प्रिंग बाय अप्लाइंग फोर्सेस। सो in the end, we can say that the force is a push or a pull acting upon an object resulting from its interaction with another object. तो अब हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स में फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस बुक का। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस बुक पे 10 फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि 10 फोर्स एक्ट कर रहा है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इस बुक पे फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? अब सवाल ये उठता है कि ये 10 क्या है? क्या ये 10 लीटर्स है, 10 किलोमीटर्स है, या ये 10 मीटर्स है? जैसे मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स, वैसे ही हमने फोर्स का भी एक यूनिट डिसाइड किया है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स। न्यूटन्स आया कहाँ से? न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने फोर्सेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। आप इस चैप्टर में आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, और इनफैक्ट इवन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट था। तो अब हमें पता चल गया कि इस बुक पे 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या ये इंफॉर्मेशन अभी भी सफिशिएंट है एक बुक पे सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए? आप ऐसे सोचिए, ये फोर्स इस डायरेक्शन से भी एक्ट कर सकता है, इस डायरेक्शन से भी एक्ट कर सकता है, और इस डायरेक्शन से भी एक्ट कर सकता है। इनफैक्ट ये फोर्स इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन से एक्ट कर सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ना केवल आपको उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, पर आपको उसके डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए या उनके ज़रूरत के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो रेलवे स्टेशन से आपके घर तक पहुंचना चाहता है। अब आपका घर रेलवे स्टेशन से 100 मीटर यानी कि 100 मीटर की दूरी पर है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन पे बताएं कि मेरा घर 100 मीटर दूर है और तू 100 मीटर्स ट्रैवल करके मेरे घर पहुंच जा, या फिर आप उसे बोल सकते हैं कि तू 100 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर और तू घर पहुंच जाएगा। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या लगता है, कौन से केस में ज़्यादा चांस है कि आपका फ्रेंड आपके घर पहुंच पाएगा?
वेल ऑब्वियसली जब उसे डायरेक्शन पता होगा तो उसे ये भी मालूम होगा कि किस साइड उसे, किस तरफ उसको चलना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में यूज हुआ, पर फोर्स में भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्सेस या फिर किसी भी वेक्टर को ब्लैक बोर्ड या पेन और पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं ए। सपोज करिए आपको बोला गया है कि इस पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप बोर्ड के टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो एक कंपास बना हुआ है जिसमें सारी डायरेक्शंस के बारे में बताया हुआ है। तो इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो ड्रॉ करते हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में और उसके नीचे हम उसका वैल्यू यानी कि 10 न्यूटन्स लिख देते हैं। तो ऐसे हम किसी भी फोर्स या फिर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करिए आपको एक और फोर्स दे दिया गया जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन्स और जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेल आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इसको ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। आप एक एरो बनाएंगे जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होगा और उसकी वैल्यू उसके सामने लिख देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो 10 न्यूटन्स का एरो है वो लेंथ में डबल है 5 न्यूटन्स के एरो से। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी फोर्स या फिर कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरो के लेंथ के रिप्रेजेंटेटिव होता है और जो डायरेक्शन होती है वो एरो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा हो तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। पहले केस में आप एक एग्जाम्पल लीजिए पॉइंट ए का, जिसपे एक डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। सेकेंड केस में हम लेते हैं पॉइंट बी, जहां पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक 50 न्यूटन का और एक 100 न्यूटन का, पर दोनों ही ईस्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि आप इनको फिगर आउट करिए और टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट को निकालिए। वेल तो पहले केस में जब आपके पास पॉइंट ए था तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स और वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करेंगे। कैसे? वेल वेस्ट डायरेक्शन में जो 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन के 100 में से 50 न्यूटन्स को कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास रिमेनिंग बचेगा 50 न्यूटन्स ऑफ फोर्स जो कि फिर से ईस्ट डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली सेकेंड केस में देखें तो जो पॉइंट बी है उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि दोनों ईस्ट डायरेक्शन में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस कंबाइन होके एक नेट फोर्स बनाएगी जिसका वैल्यू इन दोनों फोर्सेस का सम होगा यानी कि 150 न्यूटन्स होगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि इन एरोज का लेंथ जो है इनके वैल्यूज के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे ही हम ना केवल फोर्सेस बट सारे वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं।